नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत पर और लेकर हाजिर हूं 11 स्पेशल, जिसमें करेंगे हम बात उस खास मुद्दे की जिसको लेकर इंतजार बहुत दिनों से हो रहा था और खासतौर से कोरोना काल के बाद से ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है जब हमारे राज्य में एक नई नीति आएगी। जी हां, नई उद्योग नीति और नई संवर्धन नीति, और इसको लेकर सरकार की ओर से तमाम लोगों से सुझाव मांगा जा रहा है। पहले दिल्ली में स्टेक होल्डर्स के साथ कॉन्फ्रेंस हुआ और अब अपनों के साथ राज्य के उद्यमियों के साथ ये बातचीत होगी। दरअसल प्रदेश में नई उद्योग नीति और निवेश संवर्धन नीति को स्थानीय उद्योगपतियों के लिए फ्रेंडली बनाने की कवायद चल रही है। 15 मार्च को रांची के एक होटल में स्टेक होल्डर्स मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय उद्योगपतियों और एमएसएमई की समस्याओं से सरकार रूबरू होगी। इस पहल से उद्योगपति भी बहुत खुश हैं। तो आखिर किस तरीके से सब कुछ होगा, एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं और इस पर तमाम इसके पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे कई मेहमानों के साथ। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। 15 मार्च को रांची में स्थानीय उद्योगपतियों के साथ सीएम की अहम बैठक। उद्योगपतियों और एमएसएमई की समस्याओं से अवगत होगी सरकार। सरकार की इस पहल से उद्योगपति बेहद खुश। पुराने उद्योगों को भी मिलेगी नई जिंदगी। रांची के बीएनआर चाणक्य होटल में 15 मार्च को वो होने जा रहा है जिसका झारखंड के स्थानीय उद्योगपतियों और एमएसएमई संचालकों को कई वर्षों से इंतजार था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार 15 मार्च को स्थानीय उद्योगपतियों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें वो खुलकर अपनी समस्याएं सरकार और उद्योग विभाग के सामने रखेंगे। मकसद क्या है? क्या इसका मकसद ये देखिए कि हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही है। ये अभी जो वर्तमान की पॉलिसी है 31 मार्च को खत्म हो रही है। अब अगले 5 साल के लिए पॉलिसी बनेगी। कई बार पॉलिसीज के बारे में ये एक मेन क्रिटिसिज्म होता है कि जिनके लिए पॉलिसी बनाई गई, जैसे कि ये पॉलिसी उद्योगपतियों के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, उनका ना तो इनपुट लिया गया, ना उनके सजेशंस लिए गए। पिछले कई पॉलिसीज में जो साल दर साल आती रही में अगर कोई खामियां थी जिसको उनको लगा कि इस कारण से ये पॉलिसी का लाभ धरातल पर नहीं उतर सका या इसका लाभ लोगों को नहीं मिल सका, तो उस पर पहले ही पॉलिसी बनने से पहले ड्राफ्ट स्टेज में उनके इनपुट्स ले लें, उसमें से जितने यथासंभव हो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद उसको हम लोग इंक्लूड कर लें, ताकि जब पॉलिसी बने तो फिर ये हो कि जिनके लिए बन रही है उनका भी इसमें पूरी तरह से भागीदारी सुनिश्चित की। दिल्ली में आयोजित स्टेक होल्डर्स मीटिंग में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि आप झारखंड आइए, हम खड़े होकर आपके उद्योग को लगवाएंगे। इस एक वाक्य ने उद्योग जगत के चेहरे पर उत्साह का संचार कर दिया है। कभी भी उद्योगपतियों ने कल्पना नहीं की थी कि गैर भाजपा सरकार और खासकर हेमंत सोरेन उनके लिए इतनी बड़ी वाक्य बोल सकते हैं। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स 15 मार्च की मीटिंग को लेकर बेहद उत्साहित है। ये 2016 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 2021 मार्च में समाप्त हो रही है, तो उसी के जस्ट बाद जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, हम लोग के पास भी ड्राफ्ट कॉपी उसकी आई है और 15 तारीख को डिपार्टमेंट की तरफ से एक मीटिंग रखी गई है, उस पे सुझाव स्थानीय स्टेक होल्डर से भी मांगने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही आभार और बधाई देना चाहता हूं कि ये पॉलिसी आई और सरकार ने अपने स्तर से बाहर के उद्योगों को और निवेशकों को भी बुलाने के लिए वहां पे ये मीटिंग की। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आप आइए, हम खड़े होकर आपके उद्योग लगाएंगे। तो किसी भी राज्य के मुखिया के द्वारा ऐसी बातें कहना वाकई में लोगों को प्रोत्साहित करती है। बिना पुराने स्थानीय उद्योगों की चिंता किए, बिना उनसे सलाह मशवरा किए, हाथी उड़ाव कार्यक्रम अर्थात मोमेंटम झारखंड का जो हस्र हुआ वो दुनिया ने देखा। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की आदूरदर्शिता और मुख्यमंत्री रघुवर दास को गलत पिक्चर दिखाने का अंजाम सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद करके चुकाना पड़ा। हेमंत सरकार ने पहले से मौजूद उद्योगों को पुनर्जीवित करने का जो फैसला किया है वह यकीनन मील का पत्थर साबित हो सकता है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन अरविंद के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो बात बेहद खूबसूरती की है, क्योंकि खूबसूरती इसलिए कहेंगे क्योंकि झारखंड को एक बेहतर रूप अब हम दे पाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान ही कहा था कि झारखंड में आने वाले समय में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित की जाएंगी जिससे
झारखंड के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। समाज के हर तबके को इससे लाभ होगा। माइंस और मिनरल सेक्टर तो उद्योगों की स्थापना के लिए तो है ही, साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी और ज्यादा काम होने की जरूरत है। चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो जाए, मोटर व्हीकल्स की बात हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात हो जाए या फूड प्रोसेसिंग की, इन तमाम क्षेत्रों में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आवश्यकता है इसी के मद्देनजर झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में संभावनाएं तलाशने की। कवायद तेज हो गई इसके लिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए उन तमाम बातों को जिसको लेकर सरकार आने वाले दिनों में काम करेगी, और खास तरीके से ये वो तमाम बातें होंगी जिससे हम नई औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति में इसे हम पाएंगे। और इसको लेकर ड्राफ्ट भी लगभग तैयार किया जा चुका है, बस अब इसे एक मंजूरी मिलनी है कैबिनेट की, और उसके साथ फिर इसकी शुरुआत हो जाएगी, एक बेहतर शुरुआत होगी। तो एक ईमानदार कोशिश की उम्मीद, इंतजार झारखंड की जनता को है। तो 15 मार्च को इसी कड़ी में, और कहा भी जाता है जब अपनों के साथ जब बातचीत होगी तो कहा जाता है कि जब हम मिल बैठकर बात करते हैं तो बहुत सी उसमें नई चीजें निकल कर आती है। और इसीलिए अपनों यानी कि जो झारखंड के चैंबर्स से जुड़े लोग हैं या फिर झारखंड के उद्यमी हैं, वो अपने सुझाव देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि आप आइए एक बार हमारे राज्य निवेश कीजिए और फिर देखिए आपको कैसा महसूस होता है। हम आपको एक बेहतर विकल्प देंगे अन्य राज्यों के मुकाबले, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। तो ऐसे में सवाल अब यह उठता है कि इससे पहले भी राज्य सरकार की ओर से और जो पुरानी सरकारें रही हैं उनकी ओर से लगातार कोशिश की जाती कि निवेश राज्य में आए, लेकिन सवाल है कि अब झारखंड में निवेशक क्यों आए, क्यों निवेश करें? क्योंकि हर राज्य तो चाहता है कि उसके पास ज्यादा निवेश हो, ज्यादा उद्यम वहां पर हो, उद्योग धंधे लगे वहां पर, लेकिन शर्त क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। झारखंड निवेश के लिए किस तरह से परिपूर्ण है, आपको ये भी हम दिखाते ग्राफिक के जरिए ढूंढते हैं कि आखिर क्यों झारखंड में ये तमाम संभावनाएं बन रही हैं और क्यों यहां की सरकार इन चीजों को लेकर उद्यमियों के बीच जा रही है। पदातू में 4000 मेगावाट पावर प्लांट की शुरुआत हो गई है, लगभग तैयार है बनके। जल संसाधन के मामले में भी झारखंड अग्रणी है। गंगा दामोदर जैसी नदियां यहां पर बहती हैं। झारखंड में लौ अयस्क का भंडार तो है ही, बहुत सारे अयस्क जो होते हैं, तमाम खनिज वो यहां मौजूद हैं। राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो यहां से गुजरते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं। देश का 36% कोल संपदा भी इसी राज्य में। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऊर्जा की जरूरत होती है। कोई भी उद्योग लगता है तो उसमें एक बड़ी जो जरूरत होती है वो कोयले की होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें झारखंड के पास है जो कहीं ना कहीं निवेशकों को आकर्षित तो करता है, लेकिन एक बेहतर नीति नहीं होने की वजह से, बेहतर पॉलिसी नहीं होने की वजह से वो झारखंड में आकर्षित नहीं हो पाते। और इसीलिए क्या कि उद्यमियों के सामने समस्याएं क्या होंगी, उनको किस तरह की परेशानी हो सकती है, इसीलिए अपनों के साथ मुख्यमंत्री की एक बैठक हो रही है। बहुत ही अहम बैठक ही होने जा रही है, जिसमें तमाम जो उद्यमी झारखंड के जो इस समस्याओं से दो चार होते रहते हैं वो बताएंगे, सुझाव देंगे सरकार को कि इसमें इन बातों को शामिल किया जाए। इससे हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे सामने भी बहुत एक अच्छा रास्ता होगा, और साथ ही साथ जो दूसरे राज्य के तो ये चीजें तमाम ऐसी चीजें, और इसको लेकर लगातार इंतजार हो रहा है। आप देखिए कि करीब 15 दिन पहले, 15 दिन भी नहीं हुए, स्टेक होल्डर्स के साथ कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, वहां पर बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी, और वो देखिए तो एक ईमानदार शुरुआत तो हो गई है, जिसका इंतजार झारखंड वासियों को लंबे समय से रहा है, क्योंकि कोशिशें पहले भी हुई है लेकिन फलीभूत वो हो नहीं पाई। और इस ऐसे में इस नई सरकार से, क्योंकि नई सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे और उन वादों पे लगभग कमोबेश वो खरे उतरते जा रहे हैं। जो वादे उसने पूरे किए थे, चाहे वो आप बात कर ले कृषि ऋण को माफ करने का, उसकी शुरुआत हो गई है। बहुत सारी ऐसी जमीनें जो
उद्योग धंधों के लिए लिया गया था लेकिन काम शुरू नहीं हुआ, तो उसे भी लौटाने की शुरुआत हो गई है। तो एक ईमानदार कोशिश जो है वो इस सरकार में होती दिख रही है और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में जो उद्यमी है वो झारखंड आने को तैयार है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहने की बात है या वास्तव में ऐसा होगा? तो इसके लिए हम अपने कुछ खास मेहमानों से बातचीत यहां पर करेंगे। हमारे साथ प्रवीण जैन होंगे जो कि प्रेसिडेंट है FJJCCI के, रांची से हमारे साथ। एक अर्श शास्त्री हमारे साथ हैं, महेंद्र जैन वो हमारे साथ जुड़े हैं। देवघर से हमारे साथ जुड़ेंगे आलोक मलिक, वो भी उद्यमी हैं और साथ ही साथ वो भी चैम्बर से जुड़े हैं। और धनबाद से हमारे साथ जुड़े हैं अरुण बंडवाल, हमारे सहयोगी। तो इन सबका पहले हम स्वागत करते हैं आप तमाम मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम तलाशेंगे संभावनाएं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में हम अपनी सरकार के जरिए एक बेहतर कल की ओर बढ़ने लगे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवीण जैन जी से, क्योंकि वो लगातार और साथ ही साथ वो चूंकि FJCCI से प्रेसिडेंट है तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा कि समस्याएं, चुनौतियां या क्या दिक्कतें आती हैं। तो एक शुरुआत होगी, तो पहले हम शुरुआत की बात करते हैं, क्योंकि एक ईमानदार कोशिश जरूर यहां पर शुरू हो गई है। तो समस्याओं की बात हम बाद में करेंगे, चुनौतियां क्या होंगी बाद में बात करेंगे, लेकिन एक कोशिश जो सरकार की ओर से हो रही है वो कितना बेहतर है, क्या कहना चाहेंगे प्रवीण जी आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है और इसको लेकर के सरकार जो स्टेक होल्डर्स के साथ मीट कर रही है, विगत दिनों अभी दिल्ली में भी एक मीट हुई थी और अभी कल एक मीट यहाँ पे प्रस्तावित है, जिसके अंदर झारखंड के डिफरेंट ट्रेड बॉडीज और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी आमंत्रित किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि ये देखा जाता है कि पॉलिसी जिनके लिए बन रही है उनको जानना आवश्यक है कि इस पॉलिसी के अंदर में क्या है क्या नहीं है, और उसको जानने के बाद हम सुझाव दे सकते हैं। हमारे सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं, तो हम लोग उसको देखने के बाद में अगर उसमें क्या बेटर हो सकता है वो हम सुझाव भी दे सकते हैं। ये एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से की गई है। और पॉलिसी जब जिनके लिए बनती है, अगर उस पॉलिसी में जो भी प्रावधान हैं वो वैसे लोगों के लिए और वैसी इंडस्ट्रीज को बूस्टअप करने के लिए अगर सपोर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पे इससे उद्योग जो है वो विकसित होंगे। और ऐसे भी बताऊं कि हमारे झारखंड के अंदर में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं, चूंकि मिनरल्स के अंदर में हम लोग लगभग 40% जो है पूरे देश का हम लोग ओन करते हैं। हमारे पास टूरिज्म की संभावनाएं हैं, हमारे पास लैंड है, हमारे पास लेबर है, तो निवेश की इतनी संभावनाएं हैं। तो इस तरह की मीट और आयोजन करने से जो स्टेक होल्डर्स के अगर अनुरूप ये नीति बनती है तो निश्चित तौर पे बाहर से भी निवेशक आने को उत्सुक होते हैं, वो प्रोत्साहित होंगे कि भाई झारखंड में जाकर के निवेश करना है। और ये बात देखिए मानना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए औद्योगिकरण बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो औद्योगिकरण की तरफ सरकार का ये जो कदम है और ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, ये वाकई में स्वागत योग्य है। बिल्कुल, तो हम इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इस बात पर कर रहे हैं कि नई पॉलिसी आ रही है, उससे उम्मीदें कैसी हैं लोगों की, उद्यमियों की खास तौर से, और उसमें वो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि उसमें क्या शामिल हो। हम सीधे चलते हैं महेंद्र जैन के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में बैठे हमारे साथ। वो महेंद्र जैन जी, आप एक अर्थशास्त्री हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आप हैं, तो ऐसे में सरकार की एक नई पॉलिसी आने जा रही है और इसको लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे कयास भी लग रहे हैं। हालांकि कई सारी चुनौतियां, समस्याएं खड़ी होंगी, लेकिन शुरुआत जो हो रही है इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया हम जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपने लंबे समय से पुरानी सरकारों की नीतियों को भी देखा है और अब नई नीति आएगी, उसमें बहुत सारी जो झलकियां हैं और उसमें जो कंटेंट हल्के फुल्के होने हैं उसे उसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत आने लगी कि सरकार क्या करेगी। तो नई नीति से उम्मीदें आपकी कितनी? नई सरकार एक सकारात्मक पहलू के साथ सकारात्मक चीज़ों की तरफ पहल कर रही है। स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बहुत अच्छी पहल है। इससे क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होगा और सरकार को ये समझने में सुविधा मिलेगी कि यहाँ उद्यमियों को क्या चाहिए। सबसे बड़ी आवश्यकता है यहाँ ज़मीन की, बाकी मिनरल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है जो कि अन्य कई औद्योगिक जगहों से बेटर है, वो है रांची का क्लाइमेट, झारखंड का क्लाइमेट। हिली प्लेस होने के चलते यहाँ पर क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मिनरल्स बहुत हैं, हमारे आदिवासी भाई बहुत अच्छे लेबर हैं। तो इन सब को लेके अगर हम लोग एक संपूर्ण पॉलिसी बनाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देंगे, तो प्रदेश का विकास बहुत अच्छी तरह होगा। चलिए, अब हम
प्रतिक्रिया ले लेते हैं देवघर से सीधे आलोक जी से। आलोक जी, आपने सुना दोनों लोगों की बात, आपने सुना महेंद्र जैन जी हमारे अर्थशास्त्री हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और प्रवीण जैन हैं जो कि एफजेसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। देवघर में इस बात को लेकर उद्यमियों के बीच किस तरह की चर्चा हो रही, कैसा एक बातचीत हो रही है, क्या उम्मीद किया जा रहा है वहां पर इस नई नीति को लेकर? सरकार ने जो अचानक से ये पहल शुरू की है झारखंड में औद्योगिक को प्राथमिकता में लाने के लिए, औद्योगिक प्रगति को, तो लोगों में आशा की किरणें जगी हैं कि सरकार कुछ करेगी। बस जरूरत थी ग्राउंड रियलिटी से आए। जैसे सरकार ने जब ये पहल शुरू की तो पहले जब बाहर चली गई दिल्ली जाकर के ये किया, तो हम लोगों के अंदर एक निराशा जगी थी कि स्थानीय लोगों से अगर आप नहीं करेंगे मीटिंग, स्थानीय लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो ये ग्राउंड रियलिटी कौन बताएगा। तो पॉलिसी तो जो ड्राफ्ट जारी किया गया है, पॉलिसी काफी अच्छी पॉलिसी है झारखंड की, लेकिन यहाँ पे जरूरत है कि इसको धरातल पर कैसे लाएंगे, क्योंकि मतलब किसी भी दृष्टिकोण से हम लोगों में कमी नहीं है, झारखंड में कमी नहीं है, पूरी संभावनाएं हैं यहाँ पर। भौगोलिक स्थिति यहाँ की अनुकूल है और बिजनेस के लिए जो शांतिपूर्ण माहौल की जरूरत होती है वो भी यहाँ पे है, और सस्ते बंजर भूमि पठारी जमीन यहाँ काफी अवेलेबल है, सस्ते श्रम संसाधन उपलब्ध हैं, सबसे बड़ी बात। लेकिन यहाँ पे हर्डल जमीन की इसलिए आ जाती है कि यहाँ पे एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट है। तो एसपीटी एक्ट को अगर सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अनुकूल बनाने की कोशिश करे तो कोई कारण नहीं है कि झारखंड औद्योगिक बूम नहीं करेगा। यहाँ पे सोलर पावर पे हम लोग बूम कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, संतान वगैरह की अगर बात करें। आलोक जी, करेंगे इन समस्याओं से जुड़ी चर्चा भी हम आगे करेंगे, कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि नई नीति आ रही है तो प्रतिक्रियाएं उद्यमियों की कैसी है, उद्योगपतियों की कैसी है और आत्मविश्वास कैसे उनका बढ़ा है। हम रुक करते हैं धनबाद का, जहां पे अरुण बंडवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आमतौर पे जब कोई ऐसी पॉलिसी आती है तो नेशनल लेवल पर आने के बाद हम देखते हैं कि सेंसेक्स में बढ़ोतरी होने लगती है या गिरावट दर्ज की जाती है। झारखंड में तो फिलहाल हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उद्यमियों की ओर से जब बातचीत आपकी हो रही इस नई नीति को लेकर तो किस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है, पहले तो ये हम जानेंगे आपसे। देखिए मनीष, कहें तो धनबाद की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ के उद्यमियों से बात करेंगे, लेकिन इसके पहले जो देश के और विदेशों के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्यमी हैं, वो झारखंड में प्रचुर मात्रा में मिनरल रहने के बावजूद यहाँ आकर ठगे से महसूस करते हैं। पहले एक पूर्ववर्ती सरकार ने जहाँ मोमेंटम झारखंड के द्वारा एक तरह से कहें तो लोगों को छला ही था, उद्यमी निराशी हुए थे। अब ये जो वर्तमान सरकार है, मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन इसमें ईमानदार एक नीति के तहत काम कर रहे हैं और नई औद्योगिक नीति ला रहे हैं। तो इस संदर्भ में जुड़ेंगे यहाँ पे चैम्बर के पदाधिकारी लोग हैं, कुछ उद्यमी भी हैं। तो सबसे पहले तो चैम्बर के महासचिव अजय लाल से ही जुड़ते हैं। अजय जी, अब झारखंड सरकार नई ईमानदार नीति के साथ एक नई औद्योगिक नीति लेके आ रही है, क्या लगता है आपको इसमें कितना उद्यमियों को संतुष्ट कर पाएंगे और क्या कुछ होगा? देखिए, पूर्व की सरकार रघुवर सरकार ने भी एक बिजनेस समिट किया था बोकारो में, हम लोग उसमें भागीदारी निभाए थे, धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उसमें हाथी उड़ा करके एक व्यापारियों को लुभाने का काम किया था, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि हम लोग ठगे से महसूस किया गया था, क्योंकि झारखंड में 40% मिनरल्स है, खनिज संपदा से भरा यह राज्य है, और झारखंड के साथ ही छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल बना था। लेकिन आज उस स्टेट की स्थिति देखिए, जहाँ 40% मिनरल्स है उसकी स्थिति देखिए। यहाँ पे नीति का अभाव है, यहाँ पे नियत का अभाव है और सरकार की मंशा का अभाव है। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी कुछ नीतियां स्पष्ट की है, दिल्ली में जाकर मिले और कल यहाँ पे स्टेक होल्डरों के साथ मीटिंग करेंगे, तो एक विश्वास जीतने का काम मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। देखिए, हम लोग तो आशावादी हैं, अगर मुख्यमंत्री ऐसा काम कर रहे हैं और सही में धरातल पे यह काम होती है और क्रियान्वयन होती है तो व्यापारी समाज पूरा इसका स्वागत करता है। लेकिन ये क्रियान्वयन हो और धरातल पे ये बात आए, धरातल पे उतरे। राजेश जी, क्या लगता है आपको, जो नई सरकार एक नई ईमानदार नीति के साथ नई औद्योगिक नीति लाने जा रही है? देखिए, नई पहले तो क्या औद्योगिक नीति आ रही है इस पे चर्चा होनी चाहिए, और औद्योगिक नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे यहाँ पे सबसे रोजगार मिले, क्योंकि यहाँ पे रोजगारी की समस्या है, यहाँ के लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं
आपको विश्वास नहीं है, मेरी यूनिट में जब मैंने मशीन लगाई और जब हम भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन सवाल तो यही है ना कि इसीलिए तो ये जो मीट कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है स्टेक होल्डर्स का अपनों के बीच, अपनों के साथ अपने राजधानी में, वो उसका एजेंडा ही तो यही है। क्या हो, देखिए इसी मुद्दों को लेकर सरकार जी देखिए कल जो सरकार है इन्हीं सब मुद्दों के लिए, व्यापारियों को दुख दर्द समझने के लिए, क्या कुछ तकलीफ है, परेशानी है, इसके लिए कल रांची में स्टेक होल्डर की, दिल्ली में तो उन्होंने अपना कर दिया, प्रेजेंटेशन कर दिया, कल दिल्ली में मीटिंग है इन्हीं सब इशू को निपटाने के लिए। तो ये कैसा पहल क्या मानेंगे? देखिए पहल तो अच्छी पहल है, क्योंकि व्यवसायी जो है कई सालों से राह देख रहे हैं कि सरकार की कुछ ऐसी नीति आए जहां हमें उद्योग स्थापित करने में, झारखंड में हम व्यापारी को उत्साह का माहौल आए, लेकिन ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा था। और झारखंड सरकार का यह अच्छा पहल है, और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि ये जो यहाँ पे दिक्कतें हैं, वो दिक्कतों को फोकस करना चाहिए कि इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन उपलब्ध नहीं है, इसको दूर करना चाहिए। पावर जनरेशन, देखिए बिना जनरेटर से इंडस्ट्री नहीं चलती है, पावर जनरेशन 24/7 बिजली चाहिए, पूरे झारखंड में एयर कनेक्टिविटी चाहिए। अगर हम बाहर पूरे देश से या विदेशों से अगर उद्योगपति को बुलाते हैं तो पूरे झारखंड में एयर कनेक्टिविटी अच्छी रहनी चाहिए। निश्चित रूप से जब तक यातायात का सुगम नहीं होगा। जयप्रकाश चौरसिया जी भी हैं, पुराने उद्यमी हैं, चेंबर के भी पदाधिकारी रह चुके हैं। क्या लगता है सर, नई औद्योगिक नीति हेमंत सोरेन सरकार लेके आ रही है, बहुत ईमानदार तरीके से दिल्ली में उन्होंने स्टेक होल्डरों के साथ मीटिंग की, उनको निवेशकों को आमंत्रित किया, और अब अपने लोगों के साथ, झारखंड के उद्यमियों के साथ कल मीटिंग करने जा रहे हैं। ऐसा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर युवा हैं, नए हैं और उत्साह से लवरेज हैं। इनके नियत पर और नीति पर मुझे तो कम से कम कोई शंका नहीं है। मुसीबत तब खड़ा हो जाता है जब अच्छे नियत और नीति से काम करने वाले लोग ये ब्यूरोक्रेसी के घेरे में घिरकर वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और उनको बरगला दिया जाता है। कहीं पर भी औद्योगिकीकरण के लिए कुछ आवश्यकताएं है, जमीन चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, आवागमन की सुविधा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ये वातावरण आप उपलब्ध करावें और ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं, बस ये 5 आवश्यकता आप पूरा कर दीजिए, औद्योगिक नीति आपकी सफल है। इससे ज्यादा मुझे एक शब्द नहीं कहना है। देखिए ये है जो मूलभूत जो जिस तरह का उद्यमियों को चाहिए, अगर वो आप उपलब्ध करा देते हैं तो ये झारखंड की धरती है जहां प्रचुर मात्रा में मिनरल हैं, उद्यमी खुद ब खुद आएंगे और अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, ऐसा कोई धनबाद के उद्यमियों का मानना है। जी बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, और बहुत ही एक उत्साह उद्यमी में जो दिख रहा है धनबाद के, वो उत्साह किस स्तर पे पहुंचने जा रहा है कल की बैठक के बाद, वो भी हम महसूस करेंगे। और उसके से जुड़ी कुछ चीजें हम यहाँ पर स्टूडियो में लगातार बात करें, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंट है एफजेसीसीआई के प्रवीण जैन जी। सुना आपने, धनबाद के तमाम उद्यमी कह रहे हैं कि उद्योग धंधों को बेहतर करने के लिए उनके लिए जो पॉलिसी तैयार की जा रही है वो ऐसा हो, बहुत यूजर फ्रेंडली हो। वो तो हम तो एक चीज, पहली चीज तो हम यही देख रहे हैं कि सरकार की ओर से बैठक की जा रही है, अपनों के साथ बैठक की जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे या फिर विदेश के उद्यमियों के साथ बैठक कर ली, हमने पॉलिसी बना ली, हमने किसी एजेंसी को दे दिया। तो ये सबसे अच्छी पहल हमें एक आम व्यक्ति के, एक आम लोग होने के नाते मुझे जो लग रहा है वो तो बहुत ही बेहतर यही है कि अपनों के बीच आप बना रहे हैं। सरकार से उम्मीदें क्या हो सकती है आपकी, अगर बैठक हो तो आपकी ओर से सुझाव क्या जाएगा? जो चैंबर्स के तरफ से आप चूंकि प्रतिनिधि है उसके, तो क्या सुझाव जा सकता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे कि अनुदान, जो पूंजीगत अनुदान की बात सामने आ गई है, फिर साथ साथ स्टेट जीएसटी में लगभग अगले 5 साल तक जो है सरकार बंद करेगी। ये कुछ बातें छन करा रही कि ड्राफ्ट में ये सब चीजें हैं। तो और क्या सुझाव आपकी ओर से रहेगा अगर आप बैठक में जाते हैं सर और मिलते हैं मुख्यमंत्री से? तो देखिए, इस बात को समझना होगा, किसी भी जो नीति आती है, पॉलिसी आती है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक फिजिकल बेनिफिट पार्ट होता है और एक नॉन फिजिकल बेनिफिट पार्ट होता है। फिजिकल बेनिफिट पार्ट तो हमारे सामने आया है और कमोबेश हम लोगों ने देखा है, ये पिछली नीति के अंदर में जो थे उसमें लगभग कट पेस्ट है, कुछ चीजों में अनुदान को बढ़ाया गया है, अच्छी बात है। नॉन फिजिकल पार्ट जो होता है वो किसी भी पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी में हम बात करते हैं कि किस टाइम फ्रेम के अंदर में आपकी सब्सिडी का अप्रूवल होगा, उसका डिसबर्समेंट होगा, सिंगल विंडो सिस्टम कैसे काम करेगा, प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी कैसे काम करेगी, मतलब हम लोग चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे।
तो हमारा इस सरकार से जो एक हमारा सुझाव भी रहेगा और हमारी जो मांग रहेगी, जो अभी तक हम लोगों ने लैकिंग देखी है कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में हम लोग पुअर होते हैं कहीं ना कहीं, और वो जितनी भी अच्छी आप पॉलिसी बना लें वो पॉलिसी कहीं ना कहीं आकर के अपने एक उद्योगों के अनुरूप कार्य नहीं कर पाती है। तो इस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सिंगल विंडो सिस्टम कहने के लिए हमारे झारखंड में है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे पॉल्यूशन है, फैक्ट्रीज हैं, लेबर हैं, एनर्जी हैं, बहुत सारे क्लियरेंसेस वहां पे पेंडिंग रहते हैं। तो क्यों नहीं सरकार एक ऐसी समिति बनाए और जो टाइम टू टाइम रिव्यू करे कि भाई ये क्लियरेंसेस क्यों पेंडिंग है। तो इन चीजों को हम लोगों को जड़ से ठीक करना होगा। प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी है, हम लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग मेक इन झारखंड की बात करते हैं। पॉलिसी हमारे पास है प्रोक्यूरमेंट की कि झारखंड के अंदर में जो भी उद्योग लगे हुए हैं, जो एमएसएमई है, उनसे जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, संस्थाएं हैं, निगम हैं, वो लोग एक 20% 25% प्रोक्यूर करेंगे यहाँ के प्रोडक्ट को, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो उसमें भी एक अगेन वही इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि आप अगले 1 वर्ष का आप अपनी सभी संस्थानों को ऐसे आदेशित करें कि अगले 1 वर्ष का उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक लिस्ट बनाए, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को उसको उपलब्ध कराए। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उन सारी रिक्वायरमेंट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर में अपलोड करें। पब्लिक डोमेन में आने के बाद में आपके झारखंड के अंदर में जो भी उद्यमी उस रिलेटेड वस्तुओं का उत्पादन कर रहे होंगे, वो उन चीजों को देखेंगे और उन चीजों को वो सप्लाई करने के लिए अपने प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे। उनमें भी एक उत्साह होगा कि ये इसके अंदर में हमारा स्टेक है और हम भी कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर में जिन वस्तुओं को बना रहे हैं तो हमारे पास एक ऑर्डर है और हम उसको दे पाएंगे। तो ये जो प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी है, अगेन वहां इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। तो हमारा मानना है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो एक डेवलपमेंट कमिश्नर के लेवल पे कोऑर्डिनेशन समिति बने, जिसके अंदर में चूंकि देखिए एक तो ये जो आपकी मांग आप है जिला स्तरीय होगी या ये राज्य स्तरीय होगा? नहीं, ये मैं राज्य स्तर की बात कर रहा हूं। देखिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं लगता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो एनर्जी हो, फैक्ट्रीज एक्ट हो, लेबर हो, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा सुझाव ये है कि एक डेवलपमेंट कमिश्नर लेवल की एक समिति बने, जिसके अंदर में सारे डिपार्टमेंट्स और जो यहाँ के बड़े ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस हो, उनका रिप्रेजेंटेशन हो। समय समय पे क्यों नहीं हम लोग 1-2 महीने 3 महीने के अंदर में एक रिव्यू मीटिंग करें, एक फीडबैक लिया जाए कि कहाँ पे क्लियरेंसेज में प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग जो पॉलिसी बनाए हैं उसको हम लोग कहाँ तक धरातल पे ला पाए हैं, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं वो वहां पे तय हों और उसके बाद में उसके अनुरूप जो है विभागों को निर्देशित किया जाए कि जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। तो जब ये एक चाहत होगी कि पॉलिसी आई है, अच्छी पॉलिसी है, उसमें कहीं कुछ कहना नहीं है, लेकिन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होगी, चीजें धरातल पे आएंगी, तभी उसका मकसद हल होगा। अदरवाइज हम कुछ भी बना ले पेन एंड पेपर में, लेकिन अगर हम उसको कहीं ना कहीं अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो समस्याएं वहीं से शुरुआत होती है। चलिए, बिल्कुल आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहे यहाँ पर और बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। ठीक उस बैठक से पहले जो होना है 15 मार्च को उद्यमियों के साथ, झारखंड के उद्यमियों के साथ, मुख्यमंत्री झारखंड की, उससे पहले बहुत सारी बातें आ रही है और उम्मीद हम करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए जो उद्योग विभाग के जो अधिकारी होंगे, जो सचिव होंगे या फिर सरकार के जो आला अधिकारी होंगे, वो इन बातों को सुन रहे होंगे, ताकि कल की बैठक में किसी खास मुद्दे को लेकर रिजिड ना हो जाए कोई भी एक पक्ष, क्योंकि एक खुला संवाद होना है और सुझाव सबका लेना है, क्योंकि बात यहां पर बेहतरी की है, झारखंड की बेहतरी की, इसलिए सबकी बात सुननी होगी और भी बहुत सारे मुद्दों पर और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज़ 11 भारत पर 11 स्पेशल और इसमें बात कर रहे हैं अपनों के साथ विकास की बात। जी हां, दिल्ली की बात, क्योंकि झारखंड में अपनों के साथ विकास की बात होगी, क्योंकि नई पॉलिसी हम लेकर आने जा रहे हैं। सरकार हमारी इसकी तैयारी कर ली है, ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका और जल्द ही ये पॉलिसी सामने आ जाएगी। और इसको लेकर हम अपने बहुत सारे मेहमानों से, जो कि अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रवीण जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक मलिक देवघर से जुड़े हुए हैं और धनबाद से बहुत सारे व्यवसायी हमारे सहयोगी
अरुण बड़वाल जी के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ हम एक एक करके तमाम मुद्दों पर चर्चा करते जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात जो ये निकलकर सामने आई वो ये कि नई पॉलिसी आए, इसका स्वागत तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन उस पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो इस पर चर्चा किया जाना जरूरी है। तो हम तमाम उन दर्शकों को बता देते हैं कि इस वक्त जो हमारे मेहमान उनके साथ हम यही बातचीत कर रहे हैं कि जब बैठक होगी मुख्यमंत्री की उद्यमियों के साथ में, झारखंड के उद्यमियों के साथ में, तो वो किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे ताकि उस पॉलिसी में अगर संशोधन की गुंजाइश है तो वो ड्राफ्ट बनने के बाद पहले से आ जाए, वो तैयार हो जाए। अब हम फिर से एक बार रुख करते हैं यहां पर अपने मेहमानों का और उनसे बातचीत करते हैं। यहां पर हम सीधा बात करेंगे, यहां पर हम लगातार इस बात को कर रहे हैं कि हमारे झारखंड में आखिर वजह जो है, क्या वजह हम माने कि जो उद्यमी हमारे राज्य में आए। तो उसके लिए सरकार को से बहुत सारी चीजें बताई गई कि कैसे राजमार्ग का एक नेटवर्क हमारे पास है, कैसे हमारे पास अब बंदरगाह भी है साहिबगंज में, या एयर कनेक्टिविटी हमारी कितनी हद तक है, और मैन पावर तो हमारे पास है ही, और सबसे बढ़कर जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, वो भी हमारे पास बहुतायत में, यानी कि करीब करीब 35 से 40% मिनरल्स हमारे राज्य में। तो ऐसे में उद्योग क्यों ना लगे झारखंड में, उद्यमी क्यों ना आए हमारे झारखंड में, और क्यों ना यहां पर उद्योगों का जाल बिछे और लोगों को रोजगार मिले। और हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से, और अशोक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वो भी चैंबर से हैं, तो उनका भी स्वागत कर लेते हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है। आप जरा सा लेट से आए, लेकिन हमने आपको बता दूं यहां पर कि हमने हमारे साथ प्रवीण जैन जी यहां पर हैं, प्रेसिडेंट एफजेसीसीआई के, सीए महेंद्र जैन जी हैं, धनबाद के बहुत सारे उद्यमी जुड़े हैं, आलोक मलिक जी देवघर से है। तो सबसे हमने प्रतिक्रिया तो ले ली है नई जो पॉलिसी को लेकर, जो नई पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, इन्वेस्टमेंट इंप्रूवमेंट पॉलिसी आ रही है, संवर्धन पॉलिसी आ रही है निवेश की। आपकी पहले प्रतिक्रिया, क्योंकि सरकार ने जो एक नई पहल की है उसको लेकर यही कहा जा रहा था कि आप दिल्ली तो गए लेकिन अपनों के बीच कब आएंगे, तो अपनों के बीच आने की बारी 15 मार्च को तय हो चुकी है। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे मामले को लेकर। देखिए पंकज, पहले तो आपने परिचय करा ही दिया, मैं भी परिचय करा दूं। तो यह सिम्बुम चेंबर ऑफ के अध्यक्ष है अशोक भोलोटिया जी। वो थोड़ी लेट से पहुंचे थे, एक कार्यक्रम में थे। हम सीधे आप ही की प्रतिक्रिया जानते हैं कि जो नई इंडस्ट्री पॉलिसी जो अभी राज्य सरकार ला रही है वो कितने फायदेमंद होगा आप लोगों के हिसाब से। सबसे पहले मैं झारखंड सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पॉलिसी के ऊपर में सरकार ने काम करना चालू कर दिया है। पुरानी पॉलिसी मार्च तक वैलिड है और ये जो पॉलिसी बनेगी 2021 की पॉलिसी औद्योगिक नीति पर बनेगी, और चेंबर ऑफ कॉमर्स इसका बहुत ही स्वागत करता है एवं ये उम्मीद करता है कि सरकार इस बार जो पॉलिसी बनाएगी, जो औद्योगिक नीति बनाएगी, उसके ऊपर में एमएसएमई सेक्टर को किस तरह से बढ़ावा मिले, किस तरह से यहाँ पर उद्योग धंधे पनपे। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैं बता दूं कोल्हान का सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन है, जिसमें करीब उद्योग से संबंधित अराउंड 800 मेंबर्स हैं। टोटल हमारा मेंबर स्ट्रेंथ 1400 के करीब है। हम लोगों ने समय समय पर सरकार से बहुत सी बातें रखी हैं कि किस तरह से हमारा कोल्हान का, पूरे झारखंड का औद्योगिक विकास हो, और जानकारी जैसे मिली है कि कल उद्योग निर्देशक ने रांची में एक मीटिंग भी बुलाई है इसी सिलसिले में। मैं 2-3 मुद्दे या बातें हमारे चैम्बर के तरफ से इस में बोलना चाहूँगा। न्यूज 11 ने जिसको रखा है, बहुत ही अच्छा इन्होंने पहल की है। सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे झारखंड के अंदर में उद्योग के नाम पर अगर देखा जाए तो सिर्फ जमशेदपुर, आदित्यपुर या आसपास का जो है क्षेत्र में थोड़ी इंडस्ट्रीज है, और आदित्यपुर डेफिनेटली एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। लेकिन यहाँ के जो उद्योग हैं ये मेनली टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है टाटा मोटर्स, इसके ऊपर में ही आधारित है। हम लोग सरकार से कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि सर राज्य की सरकार को ये पहल करे कि यहाँ पर बड़ा औद्योगिक लगे, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित हो या राज्य सरकार इसमें पहल करके करवाए। बहुत से सेक्टर्स हैं, रेलवे का, डिफेंस का, ऑटोमोबाइल का बड़ा कारखाना और लगे यहाँ, जो कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। क्योंकि कोल्हान के अंदर में खेती बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं होती है, सब लोग आश्रित हैं उद्योग पर ही।
तो यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया करवाना है तो इसके लिए सरकार को एमएसएमई सेक्टर का जाल बिछाना होगा। जब तक यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर के बड़े रूप में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उद्योग नहीं लगे, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरह का विकास हमारे कोल्हान का हो पाएगा या पूरे झारखंड का हो पाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहले भी जो थी, सिंगल विंडो सिस्टम सरकार ने बनाया, बिल्कुल सही है, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम का इफेक्टिव जिस तरीके से होना चाहिए था वो चीज नहीं हो रहा। उसमें जो बातें थी कि एक विंडो के अंदर में अगर आदमी जाएगा तो चाहे उसको पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट हो, चाहे इंडस्ट्रियल लाइसेंस हो, किसी भी तरह का जो भी सरकारी परमिशन है, बिजली का कनेक्शन हो, वो एक एप्लीकेशन में उसको मिल जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं और मैं चैम्बर के बिहाफ में दावे के साथ बोलता हूं कि ये सरासर फेल्यूर है। ये सिंगल विंडो सिस्टम में हर डिपार्टमेंट में फिर भी जाना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर उसी तरह से परेशानी हो रही है, दौड़ धूप लगा रहता है, तो कैसे इंडस्ट्री पनपेगी। अगर कोई तीसरी जो सबसे बड़ी मुद्दा है कि आज अगर कोई आदमी एनआरआई बाहर का आता है, उसको अगर उद्योग लगाना है, जमीन ही नहीं है। सरकार को एक लैंड बैंक, पहले भी बात हुई कि सरकार को लैंड बैंक स्थापित करना चाहिए और उस लैंड जमीनों को किस तरह से डेवलप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी हो, रोड कंडीशन अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे वहां पर लगे और तब जाकर के इंडस्ट्री लगी। अगर सरकार सोचती है कि इंडस्ट्री में से लगा देंगे, उसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। और भी स्टेट है, लाइक हम लोग बात अगर करें महाराष्ट्र साइड में आप देख लो, गुजरात तरफ में देख लो, लोग अगर चाहते हैं कि हमको उद्योग लगाना तो सरकार की तरफ से जमीन उनको दी जाती है, चाहे वो किस तरह सरकार का अरेंज करना, ये सरकार का काम है। चूंकि प्राइवेट वाले जमीन प्राइवेट वालों को देने में बहुत कतराते हैं। सरकार के पास जमीन है, महाराष्ट्र गुजरात की जो इंडस्ट्री पॉलिसी उसी को स्टडी करने के बाद ये नई पॉलिसी लाई जा रही है और सरकार उसको अगर 1 महीने के अंदर जमीन दे तो उद्योग लग जाएगा। लेकिन सरकार के पास जमीन नहीं है, लैंड बैंक को स्थापित नहीं किया गया, तो सबसे बड़ी समस्या है उद्योग नहीं लगने के पीछे की जमीन की अनुपलब्धता। अगर जमीनें हैं भी तो बहुत से उलझनों में फंसी हुई हैं जमीनें और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं है, जिसके चलते उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। और एक बात है, जैसे अभी राजस्थान सरकार ने किया है कि आपको जीएसटी, नई इंडस्ट्री जो आती है उसको सरकार की तरफ से अगर आप उसको सब्सिडी के रूप में ले लो या सपोर्ट के रूप में ले लो, एमएसएमई सेक्टर को सरकार को जीएसटी के अंदर में नई जो भी इंडस्ट्री आती है उसको छूट देनी चाहिए। आप जो सरकार का जो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है जीएसटी के मद में, वो ठीक है, सेंट्रल वाली बात राज्य सरकार नहीं कर पाती है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर है उसके अंदर में जीएसटी का जो होता है वो एमएसएमई सेक्टर को उसके अंदर में डेफिनेटली छूट मिलनी चाहिए या किस तरह से उद्योग बढ़े, इसके ऊपर देखिए सरकार को सोचना। चूँकि नई इंडस्ट्री आती है, नया उद्योग लगता है तो साल भर तो उसको लग जाता है इसी तरीके से डेवलप करने के लिए, तो वो सपोर्ट डेफिनेटली इसके अलावा भी और सरकार को चाहे वो बिजली का फिक्स चार्जेज के मद में हो या ड्यूटी के मद में हो, उसके अंदर में छूट देनी चाहिए। नट सेल के अंदर में एक बात है मैं बोलना चाहूँगा कि झारखंड का औद्योगिक विकास तभी संभव है जबकि सरकार इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करे। आपका जो औद्योगिक संगठन है इसकी कहाँ पर भागीदारी है सरकार के साथ में? सरकार को एक कमेटी फॉर्म करनी चाहिए जिसके अंदर में जो भी बड़े औद्योगिक संगठन है, चाहे वो रांची के हो, धनबाद के हो, हमारे जमशेदपुर के हो, उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या जो भी पदाधिकारी है उनको उसमें कंट्रीब्यूट करे, माने उनका इन्वॉल्वमेंट करे और इन्वॉल्वमेंट करके हम लोग की राय ली जाए कि किस तरह से इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, कैसे हम लोग हो रही थी। प्रवीण जैन ने इसी बात को रखा था कि हाँ, हम चाहेंगे कि एक कमेटी हो और उसमें जो उद्यमी राज्य भर के हो, हर हिस्से से उसमें रिप्रेजेंटेशन हो, प्रतिनिधि रहे, हर हिस्से के उद्यमी जुड़े। बहुत देर से हमने बातचीत अभी नहीं की है महेंद्र जी से। महेंद्र जी, निश्चित तौर पर जब इंडस्ट्री आएगी तो अर्थव्यवस्था जो झारखंड की है वो थोड़ी सी उसमें फ्लक्चुएशन हम देख पाएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि सरकार जब निवेश यहाँ पे आएंगे, निवेशक आएंगे तो निवेश करे, लेकिन शुरुआती दौर में जो सरकार बहुत सारे जो अनुदान देती है, पूंजीगत अनुदान होता है, सब्सिडी के रूप में होता है, रियायतें होती है, तो उससे सरकार के खजाने पर भी थोड़ा असर पड़ता है। तो शुरुआत में क्या कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जब निवेशक आएंगे तो झारखंड में? क्योंकि यहाँ पर शास्त्री, इसलिए सवाल आपसे है मेरा। ये जितने भी अनुदान हैं ये पहले से चल रहे हैं, कैपिटल सब्सिडी हो चाहे ये जीएसटी का हो, जब सेल्स टैक्स था तो सेल्स टैक्स का डिफरमेंट होता था, तो इस पर सरकार में कोई नई चीज नहीं है। सरकार को फंड आ रहा है, फंड को रिलीज करना है। बिल्कुल।
बस इतनी ही दिक्कत है कि वो टाइमली रिलीज नहीं हो रहा है, क्योंकि जब कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है तो एक कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो बनता है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ से जाएगा। तो ये सब्सिडी और जीएसटी की जो सब्सिडी मिलनी है उसको अकाउंट फॉर किया जाता है, और जब वो पैसा टाइमली नहीं मिलता है प्रोजेक्ट के हिसाब से तो उसका मिसमैच होने लगता है और उसका फंड फ्लो गड़बड़ाने लगता है, जिसके कारण उनको महंगा खरीदना पड़ता है और ब्याज ज़्यादा देने पड़ती है, तो वो प्रोजेक्ट गड़बड़ाने लगता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि एक टाइम फ्रेम में सब्सिडी रिलीज हो जाए, व्यापारी के हाथ में आ जाए, न कि वो ब्यूरोक्रेसी में और डिपार्टमेंट में फंसी हुई रहे कि ये क्लियरेंस चाहिए, वो क्लियरेंस चाहिए, और वो चक्कर लगाते रह जाए। बिल्कुल। और आलोक जी के पास चलते हैं। बहुत ही सामान्य शब्दों में यहाँ पे महेंद्र जी ने बता दिया कि जो फ्लो हो, जो फाइनेंशियल फ्लो है वो बेहतर तरीके से हो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। निवेशक को आप चाहे कम छूट दें या ज्यादा छूट दें वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि जो छूट आप दे रहे हैं वो सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाए। आलोक जी से हम एक बार बात फिर करते हैं, देवघर से हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक जी, क्योंकि बहुत सारे इस नीति में बहुत सारे सेक्टर्स पर फोकस सरकार का है, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स कह लें, पेयजल कर लें, फूड प्रोसेसिंग आप कह लें, या फिर स्पोर्ट्स कह लें, शिक्षा कह लें, बहुत सारी है। लेकिन फिर भी हम आपसे चाहेंगे कि आपको अगर देवघर तरफ की बात कर ले तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा संभावनाएं आपको लगती है कि उसमें इंडस्ट्रीज की संभावना है, उसमें निवेश हो सकता है देवघर की अगर हम बात कर लें तो, जो आपका सुझाव सरकार को भी हो सकता है? देवघर की बात करें तो हाँ, देवघर संथाल परगना की अगर बात करें, देवघर की सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म है और इको टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म को हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देवघर जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है उस हिसाब से यहाँ पर होटल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी संभावनाएं है, और यहाँ पे आईटीसी होटल प्रपोज्ड भी है। सरकार को चाहिए कि उस होटल को कैसे यहाँ जल्दी से आए, उस पर कैसे काम हो। दूसरा, हम लोग यहाँ पे यहाँ का पेड़ा, लाह चूड़ी, सिंदूर, लोहारगिरी, ये सब चीज़ यहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब आर्टिसन प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिसन इंडस्ट्री है, होम इंडस्ट्रीज है। अगर हम क्लस्टर डेवलपमेंट करें और एमएसएमई के स्फूर्ति योजना से इसको जोड़ें तो पेड़ा का क्लस्टर हम डेवलप कर सकते हैं, लाह चूड़ी और सिंदूर का क्लस्टर डेवलप कर सकते हैं। उसी तरह हम देखें, अगर जैसे दुमका में जाएं अगर हम, तो सबसे बड़ा कोल ब्लॉक, झारखंड का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक दुमका में मिला है। अमड़ापाड़ा ब्लॉक में ये उड़मा पहाड़ी कोल ब्लॉक है। तो कोल बेस्ड और पावर बेस्ड, कोल बेस्ड इंडस्ट्री हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा लगा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा स्कोप जो है टेक्सटाइल का है संथाल परगना में। देखिए, हमारा पड़ोस संथाल परगना के एकदम पड़ोस में बांग्लादेश, और बांग्लादेश टेक्सटाइल हब हो गया। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि हम लोग रोजाना देखते हैं कि यहाँ से बड़ी बड़ी ट्रकें कच्चे माल लेकर के बांग्लादेश संथाल परगना होकर गुजरती है। तो अगर हम यहाँ के श्रम संसाधन का उपयोग करके इस एरिया में एक टेक्सटाइल पार्क डेवलप करें तो कोई कारण नहीं है कि हम यहाँ पे टेक्सटाइल हब बन सकते हैं। बिल्कुल। अब हम एक बार फिर से जमशेदपुर चलते हैं, अशोक जी से जानेंगे। प्रभात भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी, उनके जरिए हम अशोक जी से बात करें लगातार। अशोक जी, जमशेदपुर को तो हम जान ही रहे हैं, और जो कोल्हान इलाका है वो हम जान रहे हैं कि लॉ एस्क के लिए जाना जाता है, ये तमाम माइंस वहां पर है। लेकिन उसके अलावा किस सेक्टर्स में आपको संभावनाएं दिख रही हैं, जो कि नई पॉलिसी में अगर कल आपकी बातचीत होती है, मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत होती है, वो सुझाव आपका रहेगा कि किस इंडस्ट्रियल एरिया जो है में सेक्टर में कोल्हान में निवेश की संभावना है? बिल्कुल। देखिए अशोक जी, ये पूछा जा रहा है, एंकर वहां से पूछ रहा है कि कोल्हान लॉ एक्स के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगर क्या आपको संभावनाएं लगती है कि इस क्षेत्र में डेवलप करने के लिए, जो इंडस्ट्री बनाने के लिए, क्या आपको संभावना नजर आती है? फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है, और चैम्बर की पहले भी मांग रही है कि फूड प्रोसेसिंग के ऊपर में सरकार ध्यान दे, इसका क्लस्टर बनाए, और किस तरह से इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके ऊपर में सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल। अब हम इस तरीके की बातें आई थी, तो क्या नहीं लगता कि पिछली सरकार, प्रभात, हम अब धनबाद में हो लेते क्योंकि समय का थोड़ा तकाजा है, वक्त की थोड़ी कमी है। धनबाद के पास भी चल लेते हैं। धनबाद में अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, कोयले की नगरी है, कोयलांचल है, धनबाद से आप जुड़े हैं, और वहां पे तमाम जो उद्योग है कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमते हैं, एक सेंटर कोयला ही होता है वहां पर। इसके अलावा किस सेक्टर में वहां पर संभावनाएं, वहां के उद्यमी तलाश रहे हैं, अगर निवेश करने का मौका मिले तो किस सेक्टर में वो निवेश करेंगे नई पॉलिसी के तहत?
देखिए इस संदर्भ में तो यहाँ के जो उद्यमी जो उपस्थित बैठे हुए हैं, इन्हीं से एक बार फिर से जुड़ के जानना चाहेंगे। जो चूंकि ये तो है तो धनबाद पूरे कोयला बेस्ड ही, और यहाँ इंडस्ट्रियां भी कोयला बेस्ड ही इंडस्ट्री हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो कोल सेक्टर का बहुत बुरा पोजीशन है। तो वैसी उद्यमी बहुत खासे परेशान है, इंडस्ट्री भी बहुत लचर स्थिति में। तो जयप्रकाश जी, अब यहाँ धनबाद ये तो कोयला बेस्ड ही है, लेकिन अब इसके इतर और ऐसा क्या इन्वेस्ट यहाँ हो सकता है जिससे उद्यमियों को भी लाभ हो, कोयलांचल को लाभ हो और राज्य को लाभ हो? कितनी आश्चर्य की बात है कि धनबाद इतना बड़ा जिला जिसका सप्लाई लाइन बहुत बड़ा है, कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, एक भी रोलिंग मिल नहीं है। यहाँ छड़ की जरूरत है तो गिरिडीह से मंगाई जाती है। गिरिडीह में वो उद्योग पनपा, धनबाद में क्यों नहीं पनपा? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी आवश्यकता धनबाद को है। सबसे बड़ी बात है कि गिरिडीह में बिजली जितनी आसानी से और सस्ती मिल रही है डीवीसी का, धनबाद में वो मिल नहीं पा रहा है। पिग आयरन इसके लिए जरूरत पड़ता है। पिग आयरन की अवेलेबिलिटी गिरिडीह को बहुत बढ़िया हो रहा है, धनबाद को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ कई लोग पिग आयरन का फैक्ट्री भी लगाए जो फिर बंद हो गए। तो बात ऐसी होती है कि धनबाद में कुछ तो ये ब्यूरोक्रेसी के जंगल को साफ करना होगा। और कोयला यहाँ है, कोई भी उद्योग हम यहाँ लगाना चाहेंगे कोयला से इतर, तो वो कंपैरेटिवली कठिनाईपूर्ण होगा। कोयला के उद्योग को ही यहाँ पर प्रश्रय दिया जाए। कोयला प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, और अभी तो देख रहे हैं कि 100 से कुछ ज्यादा यहाँ हार्डकोक भट्टे हैं जिसको कोयला मिलता था स्पेशल कैटेगरी के तहत, वो मिलना बंद हो गया है। अब मार्केट रेट से उसको लेने कहा जा रहा है। स्वाभाविक है उन लोगों की परेशानी बढ़ेगी। और अभी तो स्थिति ये है कि ऑस्ट्रेलिया का कोयला धनबाद आ रहा है, और धनबाद में ये हार्डकोक भट्टे जो है उसका कन्वर्शन कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ कोयला उपलब्ध है, ये कोयला का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ऑस्ट्रेलिया से कोयला की यूटिलाइजेशन हो रहा है। यानी कि कोयला आधारित उद्योग या फिर कोल रोलिंग मिल्स की बात या धनबाद से निकल कर आई है। अब हम प्रवीण जैन और महेंद्र जैन जी से पूछते हैं, क्योंकि वो पूरे राज्य का प्रतिनिधि कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रतिनिधि बनकर आए हुए, यहाँ पर तमाम उद्यमियों के प्रतिनिधि के तौर पर जुड़े हमारे साथ रांची से। प्रवीण जैन जी, संभावनाएं किस सेक्टर में सबसे ज्यादा आपको लगता है कि वो अभी हम उसको हम छू नहीं पाए हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अभी अपने उन आयरन ओर्स या कोल या फिर माइका या बॉक्साइट इन तमाम चीजों की ओर जाते हैं जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास मौजूद है प्रचुर मात्रा में। इसके अलावा जो संभावनाएं जिसमें रोजगार भी बहुत ज्यादा निकले, कहां आपको नजर आता है सबसे ज्यादा? देखिए, अगर पॉलिसी को भी हम लोग देखेंगे तो गवर्नमेंट ने उसमें कुछ फोकस एरियाज रखे हैं। जैसे टेक्सटाइल पॉलिसी तो हमारी एक अलग से चली रही है, बहुत अच्छी टेक्सटाइल पॉलिसी है। फूड प्रोसेसिंग पे भी हमारी पॉलिसी है 2015। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को भी सरकार ने जो है, स्टार्टअप्स को सरकार ने जो है वो पॉलिसी में एक फोकस एरिया में रखा है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सेक्टर्स हमारे पास बहुत है। टेक्सटाइल की ही मैं अगर बात करूं तो जिस हिसाब से, जैसा अभी आलोक मलिक जी भी बता रहे हैं, चूंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन सकता है अगर टेक्सटाइल को हम लोग डेवलप करें पूरे झारखंड के लेवल में, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खूब होगा। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग, जैसे आप देखें झारखंड में वेजिटेबल्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, हमारे पास में बहुत सारी चीजें उत्पादित होती हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हम उतने नहीं बैठा पा रहे हैं, तो उस सेक्टर में भी एक ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा, एक सबसे बड़ी चीज है, सेक्टर कोई भी हो, हम लोगों को झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए, जो कि हमारा एक सुझाव भी रहेगा इस नीति के अंदर में, कि हम लोग एरियाज को, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उसको कम से कम 2 से 3 हम लोग सेगमेंट के अंदर में डिवाइड करें। डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एक थर्स्ट एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां पर कोई भी इंडस्ट्री है ही, जहां इंडस्ट्री हम लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो क्यों नहीं ऐसे हम लोग सेग्रीगेट करके, और वैसे थर्स्ट एरियाज के लिए जो भी फिजिकल बेनिफिट्स हैं
उन बेनिफिट्स को हम लोग वहां के क्षेत्र के लिए ज्यादा बेनिफिट देवें, तो उस क्षेत्र का भी विकास हो, वहां पे भी जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो फार्मिंग से डिपेंडेंसी हटे और वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट, उद्योगों पे आधारित एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इसकी भी एक आवश्यकता है कि एक ओवरऑल बैलेंस अप्रोच अगर हम रखना चाहते हैं और बैलेंस रूप से पूरे झारखंड के अंदर में हम लोग उद्योगों का विकास करना चाहते हैं, तो ये कैटेगरी वाइज करके हम लोग को वैसे एरियाज पे भी ध्यान देना होगा। दूसरा, इसमें एक हम लोग और कर सकते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जिस चीज की उत्पादन क्षमता है वहां पे अगर उससे आधारित कोई उद्योग लगाते हैं तो हम लोग उसको स्पेशल इंसेंटिवाइज करके, जैसे मैं तसर की बात करूं, झारखंड में कुछ एरियाज हैं जहां पे जैसे खरसावां एरिया में चल बिल्कुल, ये तो बहुत सारी संभावनाएं हैं जो आपने रखी। कंक्लूड की बारी लगभग आ गई, तो हम महेंद्र जैन जी के पास से पहुंचते हैं, जो मुझे लगता है सबसे कम उन्हें मौका मिला या फिर शायद बहुत ही कम और बहुत ही नपे शब्दों में उन्हें तमाम चीजों को रखा। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ऐसा क्या कुछ होना चाहिए, आपका सुझाव? कल अगर मुलाकात होती आपकी मुख्यमंत्री से या उद्योग विभाग के लोगों से, किस तरीके से आप अपनी बातों को रखेंगे? किसमें ऐसा हो तो शायद जो कमियां 20 साल में रह गई हैं वो खत्म हो जाएंगी और आने वाले 5 साल में वो कमी को भरपाई हम कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि किसी भी इंडस्ट्रीज पॉलिसी को स्पेशल बनाएगी, वो है इम्प्लीमेंटेशन। जमीन, जो झारखंड में जमीन नहीं है और कोई भी इंडस्ट्री आ नहीं पा रही है जमीन से। दूसरी चीज मैं एक और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक आईटी इंडस्ट्री की यहाँ अपार संभावना है, ड्यू टू लोकेशन ऑफ द प्लेस, ड्यू टू क्लाइमेट और ड्यू टू लेस, मैंने कम पैसा इसमें लगता है और सीधा फॉरेन एक्सचेंज आता है। बिल्कुल, तो ये सबसे बढ़िया होगा कि अगर हम लोग इस पर भी ध्यान दें। और ठीक प्रवीण जी ने कहा कि रेशम उद्योग, खादी उद्योग, ये सब की बहुत आवश्यकता और साधन सुलभ है इसके लिए हमारे पास। तसर है, लाख उद्योग को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। आयरन स्टील है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की बड़ी फैक्ट्रीज की आवश्यकता है, एचईसी को रिवाइव कराने की आवश्यकता है, जो कि एक डेड इंडस्ट्री बनती जा रही है। बिल्कुल। और रेलवे के कुछ उद्योग यहाँ लग सकते हैं। रेलवे अगर अपनी कोई फैक्ट्री यहाँ डाले कोच बनाने की, इंजन बनाने की, जो कि झारखंड में नहीं है, इससे झारखंड का बहुत विकास होगा। बिल्कुल, यानी कि संभावनाएं बहुत है झारखंड में। एक ईमानदार कोशिश की शुरुआत हम कह सकते हैं कि हो चुकी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र जैन जी आपका शुक्रिया, प्रवीण जैन जी आपका शुक्रिया, आलोक मलिक जी शुक्रिया, अशोक जी शुक्रिया और साथ में अरुण जी और प्रभात जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। और उन तमाम क्षेत्रों से आपने बताया कि वहां के उद्यमी चाहते क्या है, कल क्या कुछ होगा ये तो कल हम देख पाएंगे, यानी कि जो देख पाएंगे 15 मार्च को होगा। 15 मार्च की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ जो बातचीत होगी उसमें क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन दिल की बात उद्यमियों ने झारखंड की अपनी कह दी है और इस दिल की बात को दिल की गहराइयों तक पहुंचाने की कोशिश 15 मार्च को बैठक में होगी। उम्मीद यही की जाएगी कि उसे दिल से समझा जाए और उस पर दिमाग के जरिए बेहतर तरीके से उस पर क्रियान्वयन हो, ताकि यहाँ के उद्यमियों अपनी बातों को जिस तरीके से रखना चाहते हैं वो रख पाए और आने वाले दिनों में झारखंड का बेहतर विकास हो पाए, जिसकी उम्मीद यहाँ की सरकार को है, यहाँ की जनता को है और सरकार ने वो लक्ष्य भी निर्धारित कर रखा है। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल 11 स्पेशल में मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 पर चलता रहेगा। नमस्कार।